हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2022 के फिजिक्स सॉल्यूशन। मेरा नाम है अमित तोमर और आपको इस चैनल पर पिछले 2 साल प्रीवियस ईयर के नीट के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, यानी कि 2022 21 ये आपको यहाँ पर वीडियो के सॉल्यूशन, फिजिक्स सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 2022 के फिजिक्स सॉल्यूशन। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, द डायमेंशन एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू। देखो, मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इस वीडियो में हम शुरू के 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन हमें जो बाकी ऑप्शन है उस पर भी ध्यान देना है। तो एक काम करते हैं, पहले सभी के डायमेंशन फॉर्मूले देख लेते हैं कि इन सबके चारों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या क्या है और कैसे इजिली हम निकाल सकते हैं। देखो, डायमेंशन फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, लेकिन आपको निकालना भी आना चाहिए और हम निकालेंगे सिंपल मेथड से। तो अगर बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का सबसे आसान फॉर्मूला आप यूज करो जिससे कि आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगा F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू आर। ये फॉर्मूला होता है अगर दो वायर के बीच में करंट फ्लो कर रहा है तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, मतलब I1 और I2 दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, उनके बीच का सेपरेशन R है, तो कितना फोर्स लगेगा वो होता है F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से बहुत इजीली आप म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो म्यू नॉट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं 2 पाई नहीं लिखूंगा क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ F इंटू आर अपॉन में I1 इंटू I2। ठीक है, 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो फोर्स का कितना होगा ml t माइनस टू, आर डिस्टेंस है तो इसका कितना होगा L अपॉन I1 और I2, I दोनों करंट है तो ये कितना हो जाएगा A इंटू ए। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम एल का स्क्वायर, क्योंकि ए के लिए है और ए के लिए है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। अब देखो यही तो दिया हुआ है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन हम बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का क्या होता है, फ्लक्स का क्या होगा, इंडक्टेंस का क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के लिए सबसे आसान फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बहुत इजीली हम निकाल पाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन में फोर्स इंटू में R स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब क्या होता है, ये होता है चार्ज। तो देखो करंट इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू टी, यानी कि हम Q का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं एम्पियर इंटू में टाइम 80। तो 80, क्योंकि दो बार है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 है अपॉन में फोर्स का कितना होता है एम एल टी माइनस टू, और आर क्या होता है सेपरेशन, तो उसका कितना होगा एल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम एल की क्यूब हो जाएगी, एम एल की क्यूब, और जब ये ऊपर जाएगा ना तो नेगेटिव आपको लिखना होगा, तो माइनस का हो जाएगा। फिर टी की पावर माइनस टू प्लस टू, ये ऊपर जाएगा तो प्लस पावर हो जाएगी टी की, तो ये कितनी आ जाएगी टी की पावर 4 और ए का स्क्वायर। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, यानी कि परमिटिविटी का। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर हम सबसे सिंपल फॉर्मूला यूज करें तो फाई इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला की जगह मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। तो मैं बी को लिख सकता हूँ क्या, एफ अपॉन में करंट, करंट को आई से डिनोट कर रहे हैं, और एल लेंथ इंटू एरिया। तो यहाँ से इजिली हम फ्लक्स का निकाल पाएंगे। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का होता है एल स्क्वायर अपॉन करंट, आई को एम्पियर लिख सकते हैं और एल लेंथ है उसको एल रहने दीजिए, तो एक एल से एक एल जाएगा, तो ये हो जाएगा एम। अच्छा, ये एरिया है, ध्यान रखना ये एरिया है और ये है एम्पियर। तो एम, अब एल पर कितना आएगा 2 और टी पर कितना आएगा -2 और ए की पावर -1। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस को हम यूज कर सकते, फाई इक्वल टू एल आई होता है, तो एल कितना हो जाएगा
phi/i। अब देखो अभी फाई का हमने निकाला है, उसको बस i से डिवाइड करना है, तो ml² t-2 a⁻⁻1 को डिवाइड कर दीजिए किससे, i से, i मतलब एम्पियर। तो L का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा ml2 t-2 और a⁻⁻2। तो देखो भले ही हमें पहले ही करेक्ट आंसर मिल गया हो, लेकिन हमें तो आगे के लिए प्रिपेयर होना है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से बाकी के डायमेंशन फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, चाहे नीट का कोई एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जेई का, या फिर कोई टीचिंग एग्जाम हो, तो उसमें भी डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन we have given that an ideal gas undergoes 4 different processes from same initial state as shown in figure। देखो ये सेम इनिशियल स्टेट है, यहाँ से 4 प्रोसेस जा रहे हैं। हमें ये पता करना है दोज प्रोसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। बोला हुआ है कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है और आइसोकोरिक है। द कर्व विच रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो हमारा इसमें मोटिव ये होगा कि हम वो कर्व को फाइंड करें कि एडियाबैटिक जो रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इन सब का मतलब क्या होता है। देखो एडियाबैटिक का मतलब है कि जिसमें कोई हीट एक्सचेंज ना हो, यानी कि चेंज इन हीट कितना हो, 0। फिर आइसोथर्मल वो प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज ना हो। इसके बाद आइसोबैरिक, बैर का मतलब बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, तो इसमें डेल्टा पी कितना होगा, 0, चेंज इन प्रेशर कितना होगा, 0। और आइसोकोरिक तो आइसोकोरिक वो होता है जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो। हमें तो एडियाबैटिक छांटना है, लेकिन मैं आपको सब बता दूंगा और फिर बताऊंगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब आप ये देखो, जैसे ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा था, यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। तो 1 जो यहाँ पर ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आइसो, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक। ओके, स्पेलिंग देख लेना। अब फोर्थ ग्राफ देखो आप, फोर्थ ग्राफ यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, प्रेशर चेंज नहीं हुआ ना, ऐसे यहाँ पर देखो सेम प्रेशर है, तो फोर्थ ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसमें प्रेशर सेम रहेगा, यानी कि आइसोबैरिक, ठीक है, थर्ड प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप आइसोथर्मल और एडियाबैटिक करते हो तो एक हम निकालते हैं dp/dv की स्लोप। तो अगर आइसोथर्मल है तो उसमें dp/dv सीधा p/v के बराबर आता है, जबकि अगर आप उसको एडियाबैटिक के लिए करोगे तो वो माइनस के गामा टाइम्स होगा p/v के। मतलब हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो स्लोप होगा एडियाबैटिक के लिए वो गामा टाइम्स स्ट्रीपर होता है। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, स्लोप मतलब dp/dv। ओके, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक वो गामा टाइम्स ज्यादा होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, गामा टाइम्स ज्यादा होगा आइसोथर्मल के। यानी कि एडियाबैटिक वाला जो कर्व होगा वो ज्यादा स्ट्रीपर होगा, ज्यादा झुका होगा। तो आप थर्ड और सेकंड में से देखो ज्यादा झुका कौन सा है, सेकंड वाला। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड वाला हो जाएगा आपका एडियाबैटिक और थर्ड वाला हो जाएगा आइसोथर्मल। तो मैंने आपको सब बता दिया। अब हमारा ऑप्शन, हमारे आंसर क्या करना है, हमें बताना है कि एडियाबैटिक कौन सा है। तो एडियाबैटिक कौन सा है, सेकंड ग्राफ, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको सब चीजें डिस्कस करके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया जाए, नो। तो हर चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बायोकॉन्वेक्स लेंस, बायोकॉन्वेक्स मतलब जो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स टाइप हो, इस तरह से, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है यूनिट का, ये 20 सेंटीमीटर है। ओके, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, म्यू हमें गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द पावर ऑफ लेंस कितना होगा। तो आपको एक लेंस मेकर फॉर्मूला पता होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो देखो ये होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा पावर इक्वल टू कितना होता है, 1/f। तो मैं सीधा यहाँ पर पावर निकाल सकता हूँ किस फॉर्मूले का यूज करके, p इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो पावर म्यू कितना है 1.5 माइनस 1।
अब यहाँ पर क्या है कि ये है बायोकॉन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों तरफ से सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, लेकिन मैं इसको फर्स्ट सरफेस मान लूं और इसको सेकंड सरफेस मानूं, तो इधर का जो आर होगा ये तो हम पहले ले लेंगे पॉजिटिव, R1 को हम ले लेंगे पॉजिटिव, और जो ये वाला सरफेस है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, यानी कि R2 को लेना पड़ेगा नेगेटिव। और एक चीज ध्यान रखना, R1 और R2 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि ये बाइकॉन्वेक्स है। तो 1/R1 कितना है 20 माइनस, और मैं इसको माइनस ले रहा हूँ 1/20। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो पावर का फॉर्मूला है P = 1/F, अगर आप उसको सेंटीमीटर में रख रहे हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये तो मीटर में होता है बेटा, अगर सेंटीमीटर में है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तब आप सेंटीमीटर में डायरेक्टली लिख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो 20 सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो पावर इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बचेगा 0.5। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/20 इंटू में 100। ओके, अब बस इसको सोल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 गया, तो P = 0.5 मल्टीप्लाई में 10, जो इसकी वैल्यू आएगी ओनली 5, और क्या डायोप्टर। अब देखो ये मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये है कॉन्वेक्स और वो आया भी है, मैंने लिखा भी नहीं, वो आया भी है, तो कॉन्वेक्स है तो पावर कैसी होगी पॉजिटिव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा P = +5 डायोप्टर। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का हमने इस्तेमाल किया, 2-3 कंसेप्ट लगे, क्या क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से, इस वाले को मैंने नेगेटिव लिया है, और ये फॉर्मूला कि सेंटीमीटर में तो हम 100/F लिखेंगे, मीटर में होगा तो हम 1/F लिखेंगे। ठीक है, डायोप्टर होती है ऐसा यूनिट पावर की। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द रेशियो, फोर्थ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क about an axis passing through its center and normal to the plane of the radius of gyration to the disk about its diameter। देखो यहाँ पर दो केस हमें दिए हुए हैं, मैं एक डिस्क पहले बना लेता हूँ यहाँ पर आसानी के लिए। तो लेट ये हमारी एक डिस्क है इस तरह से। ओके, अब इसमें दो एक्सिस हमें दी हुई है, कौन कौन सी, एक तो सेंटर से पास हो रही है, तो लेट ये एक्सिस हमारी सेंटर से पास हो रही है। ओके, इस तरह से, और दूसरी जो एक्सिस दी हुई है वो डायमीटर के अलोंग है, मैं भी दिखाता हूँ बना करके। लेट सेकंड केस में ये डिस्क है इस तरह से, और जो हमारी एक्सिस है वो डायमीटर से जा रही है। अब डायमीटर ये भी हो सकता है, डायमीटर ये भी हो सकता है। ओके, हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो फाइंड करना है। कब कब, हमारा फर्स्ट केस क्या है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब देखो आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जब लाइन सेंटर ऑफ मास से या कह लो कि सेंटर से पास हो रही हो, तो उस केस में जो डिस्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो हमें लिखना है, तो वो होता है 12mr²। ठीक है, और देखो जब आप डायमीटर के अबाउट निकालते हो तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं डायमीटर के अबाउट देखूं तो वो देखो, आप इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ, ये मान लीजिए आपकी यहाँ पर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो आई वाई प्लस आई एक्स बराबर होगा आई जेड के, मैं जेड मान लो कि बाहर की तरफ है जो कि हमारी सेंटर से पास हो रही है, तो आई ए वाई और आई एक्स दोनों ही डायमीटर है, तो दोनों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ID2, क्योंकि दोनों ही डायमीटर के अबाउट एक्सिस है। और ये कितना हो जाएगा, आई जेड है हमारा 12mr², तो ID = कितना आ जाएगा 1/2 तो जो हाफ मतलब 1/4mr² आया, ये डायमीटर के अबाउट आया 1/4mr²। ओके, अब हमें तो रेशो निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन का। देखो जब भी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो निकालना हो तो उसको m के स्क्वायर के बराबर लिख दीजिए। तो ये तो सेंटर वाला रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, और इसको भी मैं 1/4 को भी मैं बराबर रखूंगा किसके, m के स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पर जो k होगा वो होगा डायमीटर के अबाउट। हमें दोनों का रेशो निकालना है। तो देखो अभी यहाँ से m से m आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो चाहिए। तो k सेंटर का स्क्वायर अपॉन k डायमीटर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 12r², m तो हट गया है, यहाँ से आएगा 1/4
आर का स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए सबसे पहले तो जब आप कैंसिल करोगे तो 4 ऊपर आएगा, 2 आएगा नीचे, यानी कि ये आएगा 2। ओके, अब के सेंटर का स्क्वायर अपॉन के डायमीटर का स्क्वायर 2 आ गया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, के सेंटर का स्क्वायर अपॉन के डायमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब आप रूट ले लीजिए दोनों तरफ, जब आप रूट लोगे तो यहाँ पर बचेगा के सेंटर अपॉन के डायमीटर इक्वल टू √2। लेकिन रेशियो चाहिए तो रेशियो कितना हो जाएगा, के सेंटर रेशियो के डायमीटर, तो हो जाएगा √2/1, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4। आई होप कि आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो फाइंड करना था। एक बार जब लाइन सेंटर से पास हो रही हो, दूसरी बार जब लाइन डायमीटर के अबाउट पास हो रही हो। तो मैंने आपको पहले बताया कि दोनों का सेंटर से जब जाएगी लाइन तो उसका रेडियस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ½ m r² और डायमीटर के अबाउट होता है 1/4 r² × m। दोनों का रेशियो फाइंड करना था, तो के सेंटर अपॉन के डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1/4। तो जिसको सोल्व करके आपका आंसर आएगा √2/1। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 12th का है। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मान लीजिए इस तरह से जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two end of rigid rod of length 10 मीटर। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास इस तरह से दो मास है, एक का 10 kg है और एक का मास 20 kg है, और जब ये रिजिड रोड से कनेक्टेड है तो जिसकी लेंथ है 10 मीटर। नेग्लिजिबल मास, इसका कोई मास नहीं है जो लोड है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg। तो हमें यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करनी है। तो हमने इसको ओरिजिन मान लिया x = 0 पर। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होगा, अब ये x एक्सिस में है ना, तो सिंपली मैं लिख रहा हूँ x ये वो बराबर होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x2। तो m1 कितना है 10 इंटू x1 कितना है, जहां पर ये रखा है वो उसके कोऑर्डिनेट हमने माने कि ओरिजिन पर रखा है तो ये 0 होगा, प्लस m2 20, और देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 मीटर, तो मैं 10 लिखूंगा अपॉन नीचे दोनों का सम आएगा मास का, यानी कि 10 + 20। तो ये कितना हो जाएगा 20 × 10 अपॉन नीचे हो जाएगा 30। 0 से 0 कैंसिल करो, 20/3 आ गया। डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में हमें 20/3 ऑलरेडी दिया हुआ है। एक और चीज, जब भी आप एमसीक्यू कर रहे हो, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑप्शन जरूर देखो, पहले सोल्व करने से पहले ऑप्शन जरूर देखो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर छोड़ना है। अब मान लो आप एग्जाम में करे जा रहे हो 20/3 को आपने डिवाइड कर लिया, आपका आंसर भी आ गया, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया, ऐसा होता है अक्सर। तो ऑप्शन जरूर देखो कि ऑप्शन में लास्ट में कहां पर ला करके छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन था। मैं आपको साथ में साथ ये भी बताता रहूंगा कि कौन सी क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ द रेशो of the distance traveled by a freely falling body in the first, second, third and fourth second is। तो हमें बताना है कि इसमें जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड बाय द बॉडी वो कितना होगा। मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी का क्लास 11th का चैप्टर 3 का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इसमें हम सिंपली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एसएन का, मतलब nth सेकंड में जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो कितना होगा, u + a/2 2 n - 1। ओके, ये फॉर्मूला होता है कि आपने nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मान लो हम S1 फाइंड करना चाहते हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी सभी के लिए मैं सेम लेकर के चल रहा हूँ 0। तो S1 कितना हो जाएगा a/2 2 × 1 - 1, तो ये आ जाएगा आपका a/2 ओनली। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा। S2 तो a/2 2 × 2 - 1, 2 2 जा 4 - 1, तो कितना बचेगा 3/2। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए, मान लीजिए S3
जब आप S3 निकालेंगे तो a/2, 2 इंटू एन की जगह पर 3 लिखिए तो ये आ जाएगा कितना 5/2 इंटू a। ठीक है, तो ऐसे ही आप S4 निकाल सकते हैं। S4 कितना आ जाएगा 7/2 इंटू a। अब आप देखो कि जब आप इन सब का रेशो निकालोगे तो यहाँ पर देखो सब में एक चीज कॉमन है a/2, तो a/2 तो सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। तो जब आप इन सब का रेशो निकालोगे तो आपका पास आएगा 1:3:5:7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, 1:3:5:7। तो ये डिस्टेंस का रेशो हमने निकाला है, जो कि कोई बॉडी जब नीचे गिर रही होगी, इनिशियल स्पीड हमने 0 माना है, तो वो हर एक सेकंड बाद कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसका रेशो हमने फाइंड किया है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है क्लास 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास 11th फ्लूइड चैप्टर से है और ये क्वेश्चन बेस्ड है टर्मिनल वेलोसिटी पर। बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है इसको, टर्मिनल वेलोसिटी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी स्फेरिकल बॉल को आप किसी लिक्विड में जो जिसकी कुछ विस्कोसिटी है उसमें अगर आप गिरा रहे हो, द कर्व विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द बॉल वर्सेस फंक्शन ऑफ टाइम। तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ पहले कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी विस्कस मीडियम में डालोगे तो इसका वेट तो नीचे mg, और इस पर ऊपर की तरफ दो फोर्स लगेगी, एक तो विस्कस फोर्स और एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि एक ऐसी कंडीशन जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए उसके वेट के, तो नेट फोर्स हो जाती है 0। ठीक है, जब ऊपर लगने वाली दोनों फोर्स mg के बराबर हो जाए तब F नेट हो जाता है 0, एक्सीलरेशन हो जाता है 0, क्योंकि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन 0 अगर हो गया तो वेलोसिटी कैसी हो जाती है कांस्टेंट। तो ये उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी थोड़े समय बाद एक्वायर होती है। जब आप किसी लिक्विड में कोई मटेरियल, कोई स्फेरिकल बॉल डाल दोगे तो कुछ समय तक वो एक्सेलरेट करती है, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करेगी। तो देखो इसका जो ग्राफ आएगा, पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर होने के बाद वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट ग्राफ है यहाँ पर वो ग्राफ है ये वाला, यानी कि बी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, ये क्यों एक्वायर होती है। तो ये चैप्टर 11th फ्लूइड से था, क्लास 11th फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration from this to this, मतलब आपका जो स्पीड है, मान लीजिए ये ओमेगा 1 है, 1 2, ओमेगा नहीं लिखूंगा फिलहाल मैं इसको क्योंकि यूनिट सही नहीं है, रेडियन पर मिनट है, से रेडियन पर मिनट 3120 16 सेकंड में एक्वायर कर रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। अब आपको ये तो पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और a इक्वल टू कितना हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी। इसी को अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स में देखोगे तो अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टाइम टी। ठीक है, लेकिन यह है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यह है एन एक तरह से 1200 आरपीएम। इस एन को ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 2π/60 से। क्यों, देखो एक पूरे रिवॉल्यूशन में 2π एंगल कवर होता है, तो 1200 रिवॉल्यूशन है, तो पाई में कितना आ जाएगा, रेडियन में कितना आएगा 2π, और यह है पर मिनट, तो पर मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमने कर दिया 60 से डिवाइड। ठीक है, तो अब हमारा ओमेगा आ जाएगा 2π/60 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इनिशियल, और हम इसको फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल कितना होगा 3120 इंटू में 2π/60। मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वो मैं बाद में करूंगा। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा बराबर ओमेगा फाइनल कितना है 3120 इंटू में 2π/60 माइनस ओमेगा इनिशियल है 1200 इंटू में 2π/60। आई होप कि आपको क्लियर होगा 2π/60 क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में चेंज करना था। अपॉन में टाइम कितना है हमारे पास 16 सेकंड। तो अब देखो 2π/60 को डिवाइड, या फिर आप देखो 30 आ जाएगा यहाँ पर भी 30 आ जाएगा, तो π/30 ले लीजिए कॉमन पहले, तो अंदर बचा 3120 माइनस 1200, इसका डिफरेंस आपको लेना है और इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए।
ठीक है, अब फिर से देखो कि हम पाई को सोल्व नहीं करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। तो आपको अब क्या करना है, 31200 में से 1200 माइनस करना है। ठीक है, तो जब आप इसको कंप्लीटली सोल्व कर लोगे तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आंसर आएगा 4 पाई। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है और रिवॉल्यूशन पर मिनट को हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। ये इसकी मेन थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 10th क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं इसको शॉर्ट में YDSC बोलूंगा, a student observe 8 fringes in a certain segment of the screen. When the monochromatic light of wavelength 600 nanometer is used, if the wavelength is changed to 400 nanometer, then the number of fringe would be observed in the same region of the screen is. तो आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है कि जब आप एक वेवलेंथ यूज कर रहे हो जिसकी वेवलेंथ, एक लाइट यूज कर रहे हो जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, तब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो जाएगी। अगर पहले फ्रिंजेस थी 8, कब, जब हम वेवलेंथ यूज कर रहे थे, लाइट यूज कर रहे थे, वो वेवलेंथ 600 नैनोमीटर की। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, जैसे पोजीशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है xn इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू n। ठीक है, अब देखो सेम पोजीशन है तो x की वैल्यू तो सेम हो गई, तो यहाँ से ये भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो कि जो वेवलेंथ होगी और जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी ऑर्डर इसका, वो इनवर्सली डिपेंड करेंगे एक दूसरे पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ क्या, कि λ1 अपॉन λ2 बराबर आ जाएगा n2 अपॉन n1 के। हमें फाइंड क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, n2 निकालना। तो n2 इक्वल हो जाएगा n1 इंटू में λ1 अपॉन λ2 के। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है सारी, यानी कि 600 अपॉन 400 400 और इसमें n1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इसको आपको सोल्व करना है। तो जब आप सोल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड ठीक होगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ मैंने किस पॉइंट का यूज किया है। आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि वेवलेंथ इनवर्सली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 8 फ्रिंजेस थी और बाद में हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाइंड करनी थी, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने पुट किया λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका था क्लास 12 की वेव ऑप्टिक्स से। यस, क्लास 12 चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये क्वेश्चन है। इसमें कुछ रेडियो वेव्स, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी हुई हैं और दिया हुआ है उनके सामने कि एक लिस्ट दी हुई है जिसमें उनकी वेवलेंथ दी हुई है। अब पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको कैसे याद रखना होता है। मेरे पास एक ट्रिक है, उसको आप ध्यान रखना। रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। तो ये होता है रेडियो वेव, ये होता है माइक्रोवेव, ये होता है इंफ्रारेड, ये होता है विजिबल, ये होता है अल्ट्रावायलेट, ये होता है एक्सरे और ये होता है गामा। और जब आप रेडियो से गामा की तरफ आओगे तो एक चीज ध्यान रखना, इंक्रीज करती है क्या, फ्रीक्वेंसी। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो डिक्रीज करती है क्या, वेवलेंथ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की, फिर वेवलेंथ धीरे धीरे आपकी वेवलेंथ घटती जाती है। इसमें भी अगर आप देखो रेडियो वेव है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, 10⁻² मीटर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ए को मैच करवा दो सेकंड से, ए को मैच करवा दो सेकंड से। तो अगर आप ए को सेकंड से मैच करवा दोगे तुरंत आपका आंसर कौन सा करेक्ट आ जाएगा, 2 वाला, क्योंकि और किसी में तो दिया ही नहीं है, और किसी में तो दिया ही नहीं है ए का 2। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड। तो ये तो हो गई जल्दी से आंसर चूज करने की बात। बाकी देख लेते हैं। अब माइक्रोवेव, तो मैंने बात बताया कि माइक्रोवेव, अब जब आप नीचे जा रहे हो तो जो वेवलेंथ होगी घटती जाएगी। तो इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद नंबर आएगा 10⁻² का। तो बी को थर्ड से मिला दो। फिर इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड मतलब ये एक्सरे से पहले है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 10⁻⁴ और इसमें आ जाएगा 10⁻⁻10। सबसे कम वेवलेंथ है ये एक्सरे की यहाँ पर। तो वैसे तो हमारा जल्दी से मिल गया था बी ऑप्शन, मतलब सेकंड करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि रेडियो वेव में, रेडियो से जब आप गामा की तरफ आ रहे हो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे इस बार का पेपर कंपैरेटिवली इजी आया है फिजिक्स का। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन होता है बेटा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब एस तो कांस्टेंट है तो लैम्डा इनवर्सली डिपेंड करेगा मोमेंटम पर, यानी कि आपका जो ग्राफ बनेगा इट विल बी ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो ये डी ब्रोगली रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी आपका क्लास 12 का ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बहुत बार जेई में, नीट में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका सिंपल सा मेथड, आप एक चीज ध्यान रखना, ये आपका क्लास 12 का चैप्टर 8 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखो, सी बराबर होता है 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है ये, स्पीड ऑफ लाइट, ये बराबर होता है परमिटिविटी इंटू परमेबिलिटी के। ठीक है, अब जब आप दूसरे मीडियम में जा रहे हो तो उस मीडियम में इसी रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, v इक्वल टू 1 अपॉन उस मीडियम की कितनी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी है, तो म्यू मीडियम म्यू सॉरी एप्सिलॉन लिखना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, वैसे मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ बहुत जल्दी से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सीखें आपकी किस तरह से ये आंसर आएगा। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप रिलेशन निकालते हो रिलेटिव परमिटिविटी का, तो ऐसे लिख दो 3 बार एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, बीच में लगा दो इक्वल टू का साइन, यहाँ लिखो ओ, यहाँ लिखो आर और। ठीक है, ये हो जाएगा मीडियम की परमिटिविटी। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन वैक्यूम की परमिटिविटी या परमिबिलिटी, ऐसे ही आप परमिटिविटी म्यू में भी ये रिलेशन लिख सकते हैं, म्यू मीडियम। ठीक है, तो ये रिलेशन ही इसका मैं यूज करूंगा क्या कि मुझे वी और सी में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, और जितने भी रिलेशन आप देख रहे हो सब में आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी आ रहा है। तो देखो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूंगा, जैसे मीडियम है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन म्यू एम को क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर ई एम को क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन एम को ई नॉट इंटू में ई आर। अब थोड़ा सा बस इसको सेपरेट करने की जरूरत है, यानी कि अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अलग लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा म्यू आर इंटू में एप्सिलॉन आर। अच्छा, ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट के, तो ये हो जाएगा सी अपॉन में म्यू आर इंटू में एप्सिलॉन आर। क्या ऑप्शन मिला कुछ ऐसा? ओके, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 देखो, v इक्वल टू कितना होगा सी एप्सिलॉन आर म्यू आर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन सोप बबल द प्रेशर इनसाइड द बबल। अच्छा, सोप बबल एक्सपेंड हो रहा है, तो देखो सोप बबल का फॉर्मूला P इक्वल टू होता है 4s अपॉन r। ठीक है, तो प्रेशर इनवर्सली किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। अब ये कह रहे हैं कि बबल एक्सपेंड हो रहा है, बबल एक्सपेंड होगा तो उस पर रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा इंक्रीज। और क्योंकि प्रेशर इनवर्सली डिपेंड करता है रेडियस पर, तो हम कहेंगे कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। A body of mass 60 gram experience a gravitational force of 0.3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of the gravitational field intensity is। देखो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया है, तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कितना ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास में लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल वही फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम में, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एम। यही तो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसी को तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं कि कितना फोर्स पर यूनिट ऑब्जेक्ट में मास में लग रहा होता है। तो फोर्स कितनी है यहाँ पर 3, मास कितना है यहाँ पर 60 ग्राम, लेकिन ध्यान दीजिएगा ग्राम है तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से करिए मल्टीप्लाई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1000 ऊपर अपॉन 60, 0 से 0 गया। जब आप इसको सोल्व करोगे कंप्लीटली, सो यू गेट आंसर 50 न्यूटन पर केजी, 50 न्यूटन पर केजी। तो 50 न्यूटन पर केजी ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट था। तो इस वीडियो में 15th क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं।